G20 को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेहमान नवाजी को लेकर भारत पूरी तरीके से उत्साहित है और दिल्ली में भारत की संस्कृति, भारत के सामर्थ्य और शक्ति की झलक देखी जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में दिल्ली सज धज कर तैयार है और जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं तो इस खूबसूरत सजावट की तारीफ भी कर रहे हैं। ये कहिए कि ये जो सजावट है ये विदेशी मेहमानों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर इंतजाम क्या है? इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोहर, आपकी पत्रकारिता के अब तक के करियर में क्या आपने दिल्ली में ऐसी तैयारियां कभी देखी थी? क्या इस तरह की तैयारियां जो कि अभी दिल्ली में नजर आ रही हैं, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के इंतजाम है, यमुना नदी में भी गश्त बढ़ा दी गई है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये भारत के इतिहास के लिए सबसे बड़ा फंक्शन है। सब भव्य स्वागत के लिए तैयारी की जा चुकी है। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अभी हम जहां मौजूद हैं, आप जैसी बात कर रही थी कि आपने कभी देखा है, ये वही जगह है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जहां कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। और यहाँ उस समय जब उस कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था तो उस वक्त भव्य दिल्ली लग रही थी, लेकिन इस बार कहीं और ज़्यादा सुंदर दिल्ली लग रही है। अभी यहाँ से मीडिया को भारत मंडपम ले जाया जाएगा। 2:30 में प्रेस ब्रीफिंग होगी, बताया जाएगा कि 9 और 10 का क्या कार्यक्रम है। लेकिन आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं, क्योंकि जिस तरह से लगातार फॉरेन डेलीगेट्स आने शुरू हो गए हैं, इटली से या फिर मॉरिशस से लगातार लोग, और आज अमेरिका के जॉय बाइडेन 6:55 में आएंगे। भारत तमाम केंद्रीय मंत्री, अलग अलग जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से भारतीय परिवेश में उनका स्वागत किया जा रहा है। ये आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी वेलकम G20 डेलीगेट्स, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, फॉरेन मीडिया भी पहुँच रही है। और यहाँ आप देखिए तैयारी किस तरह से की गई है। ये आप देखिए, यहाँ से लगातार जो है सो शटल भारत मंडपम की ओर जा, और ये पूरा पंडाल लग रहा है कि यहीं पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। क्योंकि वो क्षण भी मुझे याद है जब कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था। और ये आप देखिए, एक एक करके मैं आपको एक एक पोस्टर्स का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये पोस्टर्स आपको इंडियन पारंपरिक वेशभूषा, पकवान, मिठाई, इन सब का एक उदाहरण है। आप देखिए किस तरह से सनफ्लावर है, उगता हुआ सूरज का प्रतीक माना जाता है। ये कमल का फूल उकेरा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जस्ट मैं अपने कैमरा पर्सन दिनेश ठाकुर को कहूँगा कि वो अपने लेफ्ट साइड दिखाएं। ये आप देखिए, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, यहाँ शटल्स लगे हुए हैं और इस शटल्स बस के जरिए हम वहाँ की ओर रवाना हो जाएंगे। और मनोहर, खास मौका है, भारत का स्वर्णिम इतिहास भी तस्वीरों के जरिए देखा जा रहा है। मनोहर, ये भी बताइए कि जो तमाम डेलीगेट्स दिल्ली पहुंचने वाले हैं उनका टाइम शेड्यूल क्या रहेगा? और क्योंकि अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को, अलग अलग मेहमानों को रिसीव करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो उसके बारे में भी डिटेल से बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं तो एक एक करके सबसे पहले सुपर पावरफुल कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन की अगर बात करें तो वो अमेरिका से डिपार्ट हो चुके हैं और आज शाम 6:55 में पालम एयरपोर्ट पे वो उतरेंगे और उनका स्वागत हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह करेंगे। देखिए, यहाँ पर सभी राज्यों का जो है सो फ्लैग लगा हुआ है और मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल जानकारी बता रहा हूँ। अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि आज का क्या कार्यक्रम है, किस तरह से तमाम राष्ट्राध्यक्ष अब तक पहुंच भी चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार इटली के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वो भी कल पहुँचेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे के आसपास वो पहुँचेंगे। उनका भी स्वागत किया जाएगा। और उसके अलावा ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, तो देखिए, मैं और वंदना तो सिर्फ स्टूडियो में हैं और हम सिर्फ आप ही के जरिए ये तस्वीरें देख रहे हैं। और आप, मैं कहूँगी, लकी नहीं बल्कि लकीएस्ट हैं कि आप इस इवेंट को कवर कर रहे हैं और जो ऐतिहासिक पल हैं उनके साक्षी आप करीब से बन रहे हैं। जितने बैनर होर्डिंग वहाँ पर लगाए गए हैं, जितने पोस्टर्स हैं, आप करीब से समझाइए तो उसके मायने क्या हैं, उसमें कैसे पिक्चर में आकृतियों का चुनाव किया गया है, उसका मैसेज क्या जाता है। और आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में कह रहे थे कि हाँ, मीडिया को अच्छे से ब्रीफ किया जाएगा और बाकायदा मीडिया को अंदर ले जाने का इंतजाम भी है। मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट आज आपको भी मिलेगा।
देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पूरी एक सीक्वेंस में व्यवस्था की गई है। सबसे पहले मैं उस तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूं, उस कटआउट को दिखाना चाहता हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और वो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वेलकम G20 डेलीगेट्स। और यहाँ जो 20 कंट्रीज़ हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके फ्लैग्स के हैं झंडे अलग अलग लगे हुए हैं। पहले आप देखिए इंडिया का है और अलग अलग स्टेट का है, संयुक्त अरब अमीरात का है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, सबका अलग अलग यहाँ पर फ्लैग है। और मैं बात करूँ तो आज जो शेड्यूल है वो शेड्यूल में खास बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है उसको अश्विनी चौबे जो है सो आज दोपहर में कहा जाए 1:40 में वो यहाँ पर आएंगे, उनका वो स्वागत करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 12:30 बजे लैंड करेंगी और उसको जो हमारे रेल राज्य मंत्री हैं दर्शना जरदोश वो उनका वेलकम करेंगी। उसके बाद आप देखिए जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि जापान के साथ हमारा किस तरह के संबंध हैं सभी लोग जानते हैं। लगातार जापान के प्रधानमंत्री भारत आए, शिंजो आबे की बात हो या अब प्रधानमंत्री जो फूमियो किशिदा हैं वो आ रहे हैं। 2:15 में लैंड करेंगे और उनका स्वागत करने के लिए हमारे राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जाएंगे। उसके बाद इटली के प्रधानमंत्री आ चुके हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग की अगर हम बात करें तो उन्हें जनरल वीके सिंह स्वागत करने के लिए जाएंगे और वो 7:45 में लैंड करेंगे। इसी तरह से पूरी लिस्ट है। कल की बात करें तो 9 को भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी आएंगे और उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं कल 12:35 में, जिसे अनुप्रिया पटेल स्वागत करने के लिए जाएंगी। एक सवाल मेरे मन में है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जितनी घनिष्ठता है, इससे पहले हमने देखा है अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे वो बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। क्या ये तस्वीर आज दिख सकती है? देखिए अभी तक का जो शेड्यूल है उसमें से जनरल वीके सिंह उनको स्वागत करने के लिए जाएंगे, लेकिन वैसे प्रधानमंत्री हमेशा एक अलग तस्वीर देने के लिए जाने जाते हैं, उनका अलग अंदाज होता है, तो इस पे अभी कह पाना मुश्किल होगा। और एक चीज़ और बता दूं, 15 बायलैटरल मीटिंग होंगी। इसके साथ हमारे सहयोगी महिमा कटारिया भी हैं, इनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। महिमा, अब हमारे लिए वो क्षण, वो घड़ी आ गई है कि हम पूरी दुनिया को दिखाएं कि भारत में कितना दम है, किस तरह से हम अपने अतिथि देवो भव के सपने को साकार कर रहे हैं, किस तरह से हम स्वागत करते हैं। और भारत मंडपम जो कहा जाता है कि भगवान बसवेश्वर जो आपका कल्याणी डायनेस्टी से संबंध रखते थे, वो शैव को मानते थे, तो ऐसी स्थिति में जो हमने तैयारी की है उसका यहाँ से श्री गणेश हो रहा है और हम भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मनोहर आपने कि श्री गणेश तो हो चुका है, क्योंकि आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है वो पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आपने दिखाया कि अभी यहाँ पर तमाम जर्नलिस्ट का जो महकमा है वो लगा हुआ है, लगातार जो लाइव्स हैं वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि भारत मंडपम जिसको 2700 करोड़ के प्रोजेक्ट पर देखा गया है, यानी एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया है, जहां पर ये पूरा इवेंट जो है, समिट जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं आपको सुन रही थी जब आपने कहा कि बायलैटरल की जब बात आती है तो 15 बायलैटरल जो है वो अब इंडिया के साथ होनी है। लेकिन आज का दिन जो खास क्यों है, क्योंकि तमाम बातें मनोहर जी ने यहाँ पर बता दी हैं। जो आज बायलैटरल होनी है उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ आज इंडिया बायलैटरल करेगा, यूएस के साथ आज इंडिया बायलैटरल करेगा और साथ ही साथ मॉरिशस के साथ आज इंडिया बायलैटरल करेगा। तो तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस करी जाएंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही है। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो लंबे समय से वहाँ पे कई चीजों जो रहती आ रही हैं उनका डिस्कशन जो है वो वहाँ पर होना है। अगर यूएस की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे, डिफेंस में काफी जो डील्स हैं वहाँ पर हुई थी, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। तमाम चीजें जो है आज इन तीन, चाहे वो मॉरिशस हो, यूएस हो या बांग्लादेश हो, यहाँ डिस्कस होगी। तो श्री गणेश, आपने सही कहा कि श्री गणेश तो हो गया है और आज हम इंडिया न्यूज पर सभी लोगों को दिखाएंगे कि आखिर भारत मंडपम जिसमें ये ग्रैंड और एक जिसे कहा गया है ये समिट होने वाला है, किस तरीके से वो दिखाई देगा, क्योंकि तमाम चीजें यहाँ पर है। अब चाहे बात कर ले डांसिंग डॉल की, क्योंकि फॉरेन डिग्नेटरीज का जो वेलकम होगा वो पहली बार एक अनोखे तरीके से किया जाएगा। बिल्कुल, मैं उन्हीं तैयारियों पे आ रहा था, लेकिन हमारे साथ सहयोगी अक्षय
हर्षित गुप्ता भी हैं, इनसे भी बात करने के इन्होंने भी आप एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडपम तक सभी कुछ आपने देखा, किस तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, तमाम राष्ट्राध्यक्ष आने लगे हैं, इटली के प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, शाम में जो बाइडेन भी आ रहे हैं, क्या क्या तैयारी है एयरपोर्ट से लेकर के भारत मंडपम तक? जी बिल्कुल, देखिए मनोहर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तैयारियां जो हैं एक रॉयल वेलकम के लिए जो है डिग्निटरीज, डेलीगेट्स, फर्स्ट लेडीज जो हैं और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स डिफरेंट स्टेट्स के जो हैं उनके लिए एक रॉयल वेलकम की तैयारी जो है कर दी गई है। और आप अगर देखेंगे धोलाकुआ से लेकर एयरपोर्ट तक का जो पूरा स्ट्रेच है, सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल जो है टाइटन करी दी गई है, क्योंकि 1,30,000 जो पुलिस पर्सनल है वो तैनात है, दिल्ली को गार्ड कर रहे हैं और एक किला जो है बना दिया है दिल्ली को। और अगर हम वेलकम, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जहां तक किले की बात है तो मैं आपको बता दूं, ये आप देखिए यहां पर भी जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो यहां पर भी गेट नंबर 2 से और एक एक करके चेकिंग की गई है, उसके बाद हमें अंदर आने दिया जा रहा है। ये पहली चेकिंग यहां पर हुई थी, फिर दूसरी चेकिंग है, और ये आप देखिए 3 लेयर्स की यहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था है। जब हम शटल के अंदर जाएंगे तो यहां पर 3rd चेकिंग होगी, उसके बाद हम भारत मंडपम की ओर रवाना होंगे। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पूरी तरह से तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए, और हम मेहमान नवाजी के लिए जाने भी जाते हैं। हमारी जो संस्कृति और विरासत है उसकी झलक तमाम पोस्टर्स और होर्डिंग्स में आपको देखने को भी मिलेगी। ये आप देखिए यहाँ पर इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू G20, और जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है, जिस प्रकार से हम अपनी परंपराओं को दिखाते हैं। आप देखिए जब हमारे कोई मेहमान घर में आते हैं तो किस तरह से हम थाली लेकर के और दीपक लेकर के, टीका फूल लेकर के स्वागत करते हैं। ये आप देखिए पारंपरिक वेशभूषा में इस तस्वीर को आप देख सकती हैं, हाथ में लड्डू है ताकि मुंह मीठा हो तो हमारा काम भी मीठा होता चला जाता है, वो मिठास बरकरार रहती है। तो ये सारी चीजें जो है एक एक स्टेप पे व्यवस्था की गई है। जी, क्या कुछ तैयारियां हैं वो मनोहर लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया न्यूज संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। इस बीच आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मनोहर, बस मैं एक बात और जानना चाहती थी, डीआरडीओ की तरफ से जो तैयारी है उसमें जो काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है वो किस तरीके से काम करेगा, अगर आप बता पाएं। देखिए बिल्कुल एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है और कंट्रोल रूम से ही मॉनिटर किया जाएगा कि किसी तरह की उस तरह की गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे सिर्फ इतना ही नहीं, जो एयरफोर्स के कई जगह पर जो हमारे मिसाइल तैनात किए गए हैं, कई सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरह के तैनात हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, तो सभी को मॉनिटर पल पल की जानकारी रखी जा रही है। डीआरडीओ की ओर से मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरह से हम उसे उस लेवल तक पहुंचा सके, क्योंकि पूरी दिल्ली में 5 लेयर्स की सुरक्षा की व्यवस्था है। जो बाइडेन जहां ठहरे हुए हैं उसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है, बाहरी गाड़ियां नहीं आ सकती है। 8, 9, 10 को जो लुटियर्स जोन है उन इलाकों में स्पेशल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की हुई है। तो ये पूरी व्यवस्था की गई है और लगातार पल पल की खबरें मॉनिटर की जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल मनोहर, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक मेहता सर भी हमारे साथ आ गए हैं। अरविंद मोहन जी, क्योंकि ये जो G20 की मेज़बानी भारत कर रहा है, इसमें सबसे खास बात यह है कि भारत की शक्ति, सामर्थ्य और संस्कृति की झलक पूरी दुनिया देखने वाली है। और इसके आगामी परिणाम क्या होंगे, भविष्य में किस तरह से देखा जाए, कितना बड़ा मेगा इफेक्ट होने वाला है भारत के लिए? देखिए, सिर्फ भारत का पक्ष देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस किस्म की ग्रुपिंग है उसमें दुनिया का भी देखना चाहिए, और अगर भारत इस दिशा में चीज़ें बढ़वा सकता है, और बढ़वाने की स्थिति में भारत और नरेंद्र मोदी हैं। हमने देखा है कि यूक्रेन के मसले पे जब प्रस्ताव पास हुआ बाली में, उसके बाद भी प्रधानमंत्री का जो बयान आया, ये युद्ध का दौर नहीं है। अब ये अपने आप में वो भर्त्सना नहीं थी उस तरह से, लेकिन जो कर रहा है रूस यूक्रेन में, उसका सपोर्ट भी नहीं था। तो प्रधानमंत्री ने बहुत होशियारी से अपने कार्ड खेले हैं, और अभी जिस किस्म से दुनिया बढ़ती दिख रही है उसमें जो जहां हम खड़े हैं वहां से अगर भारत बड़ी भूमिका निभाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद होती हैं।
और खुद ब खुद से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतने लोग आते हैं दुनिया से, इतने बड़े लोग, इतने बड़े लीडर, उनके बिजनेस के साथी, और वो भारत को इस रंग रूप में देखेंगे, तो फिर उनका मन, और बीच में जो बाधाएं हैं व्यापार से लेके डिफेंस, आतंकवाद, फंडामेंटलिज्म, 25 तरह की तकलीफें दुनिया में हैं, उन सब पे अगर भारत लीड करना शुरू करता है या भारत के लीडरशिप में कुछ बड़े मसले तय हो जाते हैं, तो भारत की इमेज, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब आता है, कितने बिजनेस के सौदे हुए, उनका एक महत्व है। लेकिन भारत जिस तरह से उभर के सामने आ रहा है, तो हर किसी को ये इच्छा होगी कि हम भारत से रिश्ता रखें, भारत के ट्रेंड हैंड से रिश्ता रखें, भारत जो जिन चीज़ों का को पैदा करता है या जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन सर्विसेज को लें। तो इसलिए इस इवेंट का होना, 15 बायलैटरल हो रहे हैं, वो ठीक है अपनी जगह, वो छोटे छोटे जो मसले होंगे उन, लेकिन आप देखेंगी कि परसों जब हम लोग बात करेंगे, तब तक इस सम्मेलन से कुछ ऐसे बड़े प्रस्ताव निकल के आएंगे, कुछ ऐसे बड़े फैसले निकल के आएंगे जिससे दुनिया को फायदा होगा। और अगर इस उद्देश्य में भारत सफल हो गया कि ग्रुप 20 का लीडरशिप करते हुए वो कुछ बड़े रिजल्ट दे रहा है, तो भारत का कद, नरेंद्र मोदी का कद ऑटोमेटिक बढ़ेगा। उसमें कोई बिजनेस का सौदा हो गया या डिफेंस का सौदा हो गया या कोई और मसला सुलझा लिया गया छोटा, वो गिनती छोटी हो जाएगी। असली यानी चीज कि जो ये है अभी कि तक हम भारत को अगर तस्वीरों में देख leadership रहे मिले- हैं, जो तस्वीरों की चर्चा हम करते हैं, किसी देश के पीएम पैर छू लेते हैं तो किसी देश के पीएम कहते हैं आप तो बॉस हैं, और तो जो बाइडेन जैसे पावरफुल लीडर कहते हैं कि भाई आपका तो ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। ये एक अलग तरह की तस्वीर हिंदुस्तान ने देखी है और इस पर गर्व भी महसूस किया है। आलोक मेहता सर, जब वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, जब अतिथि देवो भव की बात हो रही है, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसे में शी जिनपिंग का नहीं आना, व्लादिमीर पुतिन का नहीं आना, इससे पहले संजीव सिरोही जी कह रहे थे कि हो सकता है स्ट्रैटेजी वाइज दोनों ने बात की हो, क्योंकि दोनों के बीच में घनिष्ठता पिछले कुछ वक्त में बढ़ी है और इसीलिए दोनों ने ना आने का फैसला किया हो। इसको कैसे देखें? आलोक सर थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। आपकी आवाज़ ठीक तरीके से आ नहीं रही है। अब जैसे हम बता रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स का पहुंचना यहाँ पर, उस पर निगाहें सभी की हैं। जो बाइडेन जो कि शाम को आ जाएंगे, दोनों के बीच में मुलाकात कैसी होगी? आलोक सर ऑडियो ठीक है, अब आप बोल सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि रूस और चीन कम्युनिस्ट विचारधारा, वैसे कुछ क्यूबा भी हैं, कुछ और देश ऐसे हो सकते हैं, उत्तर कोरिया है, लेकिन जिस तरह से उनका रुख है, हम उसको ये भी मानते हैं कि आज भी भारत ही रूस के साथ, जब कोई फूड क्राइसिस यूक्रेन के कारण हुआ, यूक्रेन पर संकट के कारण, तो भारत ही बीच में कोशिश किया कि भाई अनाज का ऐसा रुकना न हो। हाँ। तो भारत किसी को दुश्मन, चीन के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि दुश्मन नहीं है, हम ये मानते हैं कि उनको भी इस मुख्य धारा में लाया जाए। इससे भी दूसरी बात में ज़्यादा ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपके सवाल के साथ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता को लेकर के कई वर्षों से भारत, जर्मनी, ब्राज़ील, ऐसे 5 देश बराबर उसके उम्मीदवार रहे। लेकिन ये जो G20 है, देखिए यूनाइटेड नेशन में जब कोई प्रस्ताव आता है तो रूस या चीन, खास करके चीन, वो वीटो लगा देगा। आतंकवाद, पाकिस्तान के आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के चीन उस पर वीटो लगा देगा कि नहीं नहीं ऐसा मत होने दीजिए। उसके बजाय G20 के इस फोरम का इस्तेमाल आप ये समझिए कि यूनाइटेड नेशंस की तरह से होने जा रहा है। ये भारत उसका नेतृत्व कर रहा है और भारत नेतृत्व कर रहा है साझेदार की तरह कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सुपर पावर हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शांति, सद्भावना, विश्व बंधुत्व जिसकी चर्चा आपने की, इसलिए इसका महत्व केवल ट्रेड रिलेशंस के लिए नहीं है। इन्वायरमेंट जिससे पूरी दुनिया संकट में है, इस बार अमेरिका में जिस तरह का तूफान आए, जिस तरह के मौसम बदला, ब्रिटेन में बदला, यूरोप में बदला, अफ्रीका में बदला, भारत में कई स्थानों पर पहाड़ का जिस तरह से हुआ, उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, इस दृष्टि से हम उन इश्यूज़ को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, कोविड। आप देखिए राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी को या स्पेन के प्रधानमंत्री को कोविड का असर, अब चूंकि वो इस तरह का वायरस है जो बार बार रूप बदलेगा, जो हेल्थ एक्सपर्ट कहते थे कि भाई 2019 का है लेकिन वो रूप बदल सकता है,
भारत उससे निपटने के लिए कल भी प्रधानमंत्री ने जकार्ता में समिट में कहा बाकायदा कि देखिए ये जो संकट है इसमें मिलकर के हमको लड़ना है। एक बीमारी जाएगी, दूसरा आ सकता है। उसमें भारत ने पहले कोविड में किस तरह से 120 देशों को मुफ्त में अपना वैक्सीन दिया, और अमेरिका जैसे देश भी इसको मानते हैं, ब्रिटेन जैसे देश भी मानते हैं। इसलिए मुझे, और यूरोपियन यूनियन, देखिए ऐसी स्थिति में भारत एक ऐसी अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है जो ये नहीं कह रहा है कि हम जो आप पहले सोवियत संघ जब होता था, जब रशिया है या चीन है, कि आप हमारा हम जो कह रहे हैं वो कीजिए, या अमेरिका कहता था। आज भी ऐसा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, शाम को उनसे बातचीत हो रही है, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत भी हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसके पाले में चले जाएंगे। गुट निरपेक्ष, एक लाइन और थोड़ा सा कहूँगा, हमारे मेहमान बताएंगे, लेकिन गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन जब यहाँ पर हुआ 82-83 में, और समय मिसेस गांधी थी, उस समय 156 देश गुट निरपेक्ष। आज सही माने में हम गुट निरपेक्षता की, क्योंकि उस समय क्या था, अमेरिका पीछे से लॉबी करा था। मैं उसको अटेंड किया विज्ञान भवन में। तब क्या होता था, अमेरिका एक लॉबी काम कर रही है, एक रूस की लॉबी काम कर रही है। वो चाहते थे कि ये गुट निरपेक्ष कहने को हो, लेकिन कुछ देश हमारी तरफ से बोले। एक देश का तो उसने तो उनके नेता, यदि उनको बाद में बोलने का अवसर मिला तो मैं बायकाट कर दूंगा। आज भारत का शी जिनपिंग नहीं आए, उनके प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं, रूस के राष्ट्रपति ना आए, उनके विदेश मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे। ऐसी स्थिति में भारत असली माने में गुट निरपेक्ष की तरह से सबके बीच में शक्ति संतुलन के साथ, उन सबके भले के लिए, चीन के साथ ट्रेड अमेरिका का आज भी है। अमेरिका हमसे कहता है हम लड़ लें, कहता मतलब आपको और हथियार ले लीजिए। आप पाकिस्तान भी हथियार देता था, वो किसी को, आप तालिबान को भी उसने हथियार छोड़ के चला गया। मेरा ये कहना है कि हम हथियारों से नहीं लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है, युद्ध से आप कहीं दुनिया को नहीं जीत सकते, आपको शांति और सद्भावना से जीतना होगा। और इसलिए भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि आप उन देशों के साथ, आप भी हमारे साथ आइए। आप चीन अपना रास्ता भूलिए, आप सीमा पर, हमने अभी भी बातचीत की है और आगे भी बातचीत करेंगे। हम रूस के साथ संवाद हमारा रहेगा, ऐसा नहीं कि कल खत्म हो जाए। हम पूरा अमेरिका के, हमारे कुछ अतिथियों ने कहा कि हम बिल्कुल, हमें वेस्ट की तरफ ही जाना होगा। वेस्ट की तरफ जाने से नहीं काम चलेगा। हमारी बॉर्डर पर तो हम, रूस हमारे नज़दीक है, चीन नज़दीक है। अमेरिका पर किसने हमला किया? केवल तालिबान ने किया, जिसको उसने प्रोटेक्ट किया था। आतंकवादी खालिस्तानी के कैंप एक ज़माने में अमेरिका में थे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा कोशिश है कि हम उनके साथ भी ट्रेड, वो कर रहा है, हमसे कहता है कि आप ट्रेड बंद कर दें। हमने भी चीन के साथ, हमारा आज भी ट्रेड चला है। पिछले साल में भी चीन ये भी चाहता है कि हमारा ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशन रहे। बिल्कुल सर, और लेकिन हमारी शर्तों पर हो। कुटुंबकम का जो थीम है वो रखा गया है, और इसकी तारीफ ना सिर्फ जो बाइडेन ने की है, बल्कि ऋषि सुनक भी ये कहते हैं कि जो भारत का नेतृत्व है, पीएम मोदी के वो मुरीद हो गए हैं, और वसुधैव कुटुंबकम से बेहतर थीम हो ही नहीं सकती थी। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और G20 का ये मंच है जिस पर कमजोर देशों को लेकर भी बात होगी, डेवलपिंग नेशंस को भी कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस पर भी बातचीत होगी। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। ऐतिहासिक पलों का गवाह बन रही है, और गवाह बन रहे हैं यहाँ पर, हम भी साक्षी बन रहे हैं इन पलों का, जब G20 समिट दिल्ली में हो रहा है और देश के शक्तिशाली नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। पहुंचने का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हो गया था, और आज शाम पहुंच जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि द्विपक्षीय वार्ता पीएम मोदी से करेंगे। उस पर भी निगाहें खास तौर पर रहने वाली हैं। बिल्कुल, और ऋषि सुनक भी क्योंकि भारत आ रहे हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, और उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां भी राजधानी दिल्ली में कर दी गई हैं। साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। पूरी दिल्ली को अपनी में तब्दील कर दिया गया है। अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि अलग अलग जो मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें रिसीव किया जाए। भारतीय परंपरा के मुताबिक आरती के जरिए उनका स्वागत किया जाएगा। और लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से G20 जब भारत मेज़बानी कर रहा है तो उसके आने वाले भविष्य में कितना प्रभाव होने वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। भारत की मेहमान नवाजी को लेकर भी पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से स्वागत सत्कार यहाँ पर मेहमानों का किया जा रहा है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव सरोज जी भी हमारे साथ हैं। सर, क्योंकि पीएम मोदी ये कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है, मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है भारत। हम अपने अनुभवों को क्योंकि अब शेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, अपने अनुभवों का जो दरवाज़ा है उसको खोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक बदलाव जो भारत में हो रहे हैं पूरी दुनिया उसको भी देख रही है, और G20 के बाद सीखने का मौका भी मिलेगा। संजीव जी। वंदना जी, जो आपने बोला है, ये मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है, और इसका जो है मतलब ये है कि हम भारतवर्ष में हर चीज़ का, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारा जो वो बोल रहे हैं डेमोक्रेसी है, 140 करोड़
लोगों की जो डेमोक्रेसी कोई आसान चीज़ नहीं है। ये पूरे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और लार्जेस्ट का मतलब भी ये है कि 140 करोड़ लोग, जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है अमेरिका, उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि उनके कितने लोग हैं, हमारे कितने लोग हैं। सो 140 करोड़ की, और हमारी बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब है हम नीचे जो पिरामिड है उसके जो नीचे लेवल के लोगों को है उनको हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा काम है, और इस G20 की मदद से या G20 की वजह से हम अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम डाइवर्सिटी है हमारी, लेकिन डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। इसलिए आप देखा होगा आपने कि जितने G20 के समिट हुए मिनिस्टर लेवल के, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, कोई साउथ में हो रहा है, कश्मीर में जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वहाँ पे हमने जो है अपना टूरिज्म का जो है ये G20 के मिनिस्टर्स की मीटिंग की है, यूथ का वहाँ पे हमने किया है। तो हम सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है, जिसको ये सोचते थे लोग कि भारतवर्ष तो सिर्फ अलग अलग लोगों का है, कैसे इकट्ठे होंगे, ये एक दिखाने का मौका मिला है। और इससे लोग, भारतवर्ष के लोग तो पहले से ही समझते थे, दुनिया के सारे लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि भारत डाइवर्सिटी में भी, जो हम कहते थे लेकिन लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे कि डाइवर्सिटी में ही हमारी जो है आइडेंटिटी है और हमारी जो यूनिटी है। और उसी की वजह से हमने जो है 60 जगह पे हमने ये G20 के हर लेवल के जो है सब मीटिंग की है, और उसको ये दर्शाता है कि हम कितने यूनाइटेड हैं, हमारी कितनी डाइवर्सिटी है, हमारी कितनी कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हम एक है। और यही एकता G20 समिट में देखने को मिलेगी भी। और चूंकि G20 समिट पर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अरविंद तेजावत जी, अगला सवाल मेरा आपसे, देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, G20 समिट को लेकर दिल्ली में जो भी तैयारियां हैं वो आम लोगों के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। कुतुब मीनार को बुर्ज खलीफा से कंपेयर किया जा रहा है, कहा है कि देखिए हम भी किसी से कम नहीं है, रंग बिरंगी रोशनी से दिल्ली सजी हुई नजर आती है। चूंकि अभी पैनल में मुझे सबसे ज्यादा यंग आप ही दिख रहे हैं, यूथ्स की एक्सपेक्टेशंस को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा तो कोई काम है नहीं कि सड़क बननी शुरू हुई थी, अभी कुछ टाइम बाद बनकर तैयार हो जाएगी तो वो दिखाई देगी। G20 समिट से यूथ्स को आने वाले वक्त में क्या मिलने वाला है, उनकी उम्मीदें कैसे फुलफिल होंगी? बिल्कुल, कल मैं जिस ऑटो से आ रहा था तो उसके टैक्सी ड्राइवर ने ये बोला कि दरअसल दिल्ली इतनी सुंदर लग रही है, ये क्या ऐसा संभव नहीं है सर कि हमेशा पूरे साल भर तक ऐसा ही रहे? तो लोग कुछ परिवर्तन तो महसूस कर रहे हैं, दिल्ली बहुत ही साफ सुथरी दिख रही है। और इसी माध्यम से दरअसल एक, जब भी ऐसे कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, चाहे वह एशियाड हो या और भी कोई बड़े खेल के आयोजन हो या इस तरीके की समिट हो, तो लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आता है और वो ये समझने लगते हैं कि हमें एक नागरिक होने के नाते क्या करना है। और उसके साथ साथ देश के साथ उनका जो एक खास तरीके का जो एसोसिएशन है वह भी हैं। तो एक तरीके से जो जनता में कहीं कहीं बीच बीच में एक तरीके से जो खास तरीके की पॉलिटिकल अवेकनिंग लाने का जो काम है वो भी होता है इन सारे आयोजनों के जरिए। पर एक दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो इधर G20 हो रहा है और V19 करके एक कोई लोगों का कोई धरना प्रदर्शन हो रहा था पहले, वो जंतर मंतर से फिर वहाँ से उन्हें हटाया गया। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल गरीब लोग हैं, उनके पैसों पे ये सब कुछ किया जा रहा है। पर दरअसल यह सब मुझे लगता है कि नकारात्मक सोच है और उन सारी सोचों को हमें एक तरफ रखकर हमें देश के विकास के लिए देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो विकास है वह निचले तबके से ही आता है। कभी कभी जब ऊपर का जो वर्ग है वह जब विकास करता है तो उसका विकास का जो रिस्क जो है वह नीचे तबके का आता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से सेटल करना, उनका प्रबंधन करना, वह मूलतः एलिट ही करता है। तो ये पुरानी वाली ये जो साम्यवादी या जो कम्युनिस्ट थ्योरी थी वो धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जा रही है, जिसमें ये माना जा रहा था कि अगर विकास करना है तो अगर अमीरों पे या उद्योगपतियों पे पैसा खर्च होगा तभी वो रोजगार सृजन भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि उछले और निचले तबके में एक खास तरीके का सामंजस्य बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत के खासकर जो नीति नियंता है वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। और एक और जो चीज़ जो थोड़ी प्रसंगेतर है पर मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि कर्नल साहब ने कहा कि भारत वेस्ट की तरफ जा रहा है, एक्चुअल में
भारत को रूस की भी ज़रूरत है और अगले कुछ 20-25 वर्षों में भारत की खासकर रक्षा मामलों में उस पर निर्भरता रहेगी। वही आर्थिक विकास के मामले में भारत पश्चिम पर बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। तो भारत को एक ऐसी नीति का अनुसरण करना होगा, बहुत ही वाइजली अपने राष्ट्र हितों का ध्यान में रखते हुए, जहां वह न केवल भारत के लिए वरन विश्व के लिए एक ऐसी डिप्लोमेसी तैयार कर सकें जहां पूरे विश्व का फायदा हो और उसी विश्व के फायदे से भारत का फायदा निकाले। मैं अपनी बात का अंत इस चीज़ के साथ करना चाहता हूं कि पुराने डिप्लोमेट्स ये जानते थे या ये कहते थे कि दरअसल नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना ही डिप्लोमेसी है, पर अभी जो नए डिप्लोमेट्स हैं वो ये कहते हैं कि बाकी नेशंस के कन्फ्यूज़न को समझना ही असली डिप्लोमेसी है और भारत यही कर रहा है। वह तमाम देशों के कन्फ्यूज़न को समझ रहा है, उनकी आशाओं और उम्मीदों को समझ रहा है और उनको पूरा करने के लिए ऐसे मंचों का उपयोग करना चाहता है। तो एक बहुत ही शानदार डिप्लोमेसी की शुरुआत हो रही है, एक नया ग्रुप बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर नहीं पाया, पर उम्मीद है कि ये G20 है वह बहुत कुछ करेगा। बिल्कुल, और इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो तमाम देश भारत के नेतृत्व को दे रहे हैं, भारत की लीडरशिप को दे रहे हैं। अरविंद मोहन सर, क्योंकि भारत की लीडरशिप की तारीफ जो बाइडेन तो लगातार कर ही रहे हैं, ऋषि सुनक की ओर से भी कहा गया है कि भारत का उदय हो रहा है, इसलिए भारत विश्व विधाता बन रहा है। भारत के भाग्य के उदय को आप किस तरह से देखते हैं? भविष्य में जो G20 का ये सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, उसके बाद तमाम देशों के साथ जो हमारे रिश्ते और सुधरेंगे और प्रगाढ़ होंगे, खासतौर से अमेरिका के साथ, किस तरह से आप उसको देखेंगे? देखिए, ये रिश्ते सुधरेंगे या भारत को लाभ तब होगा जब संतुलित ढंग से भारत आगे बढ़ेगा। आलोक जी सुना रहे थे कहानी नाम वाली कि लॉबिंग वहाँ होती रहती है, तो तारीफ होना, कोई बहुत ज़्यादा एक पक्ष में आना, एक तरह से मान लीजिए पुतिन तो उलझे हुए हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति का ना आना, ये सब तरह तरह के दबाव है। एक दबाव तारीफ से भी होगा, एक दबाव अनुपस्थिति से भी होगा। तो ये खेल जो डिप्लोमेसी के हैं वो चलते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होने वाले, और बहुत छोटे छोटे इंटरेस्ट पे ये खेल होते हैं। हमको असल में यही करना है कि इस भी तारीफ से भी और से संबंध बना, तभी भारत लीड कर सकता है ठीक से। अगर लीडर एक तरफ हो जाएगा तो कमज़ोर होगा। तो अगर लीडरशिप करनी है और कभी कर रहा है भारत और संयोग से अच्छी पोजीशन में है, तो उसको इन सब के बीच से अपना छोटा इंटरेस्ट छोड़ के या अपनी तारीफ या अपना इसको छोड़ के ब्रॉडर इंटरेस्ट बातें करनी होंगी। बहुत सारे मसले हैं जो दुनिया आज की तारीख में देख रही है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ये बना इसीलिए है कि जो बड़े देश हैं, बड़े 20, वो मिलके उनका समाधान सोचें, क्योंकि जो बड़ा फोरम बन गया है यूएन का, उससे बहुत सारी चीज़ें अब निकल नहीं पा रही। तो इसलिए ये जिम्मेवारी ज़्यादा बड़ी है। ये बड़ा है, हमने पहले कहा कि निर्गुण आंदोलन से और उन सब से, साउथ साउथ डायलॉग, नॉर्थ साउथ डायलॉग, उन सब प्रोसेस से ये बड़ी चीज़ है। और इस किस्म की लीडरशिप भारत को नहीं मिली थी और भारत का ऐसा आयोजन भारत में नहीं हुआ। लेकिन इसका लाभ तभी होगा जब भारत संतुलित ढंग से लीडरशिप की ड्यूटी पूरी करे। वो सिर्फ इस चक्कर में न पड़े कि उसको किसने तारीफ कर दिया या कौन नाराज होकर चला गया। कल चीन नहीं आया, वो हमारे चलते नहीं आया है, वो कहीं ना कहीं रूस का मामला है। ये पुतिन नहीं आ रहे हैं और हो सकता है कि यूक्रेन के सवाल पे यहाँ कुछ धुनाई हो, क्योंकि बाली में सीधा प्रस्ताव आया था कि ये हमला है और गलत है। तो इस डर से भी चीन रूस का साथ देने नहीं आया। लेकिन अगर हमको लीड करना है तो हमको रूस को भी, चीन को भी, उनके हितों को भी या उनके बहाने पर दुनिया के हितों को भी देखना होगा। और ये असली चुनौती है असल में इस आयोजन की। ये आयोजक आप हैं तो आपके लिए हर आदमी महत्वपूर्ण है, हर मेंबर महत्वपूर्ण है, मूवमेंट महत्वपूर्ण है। और इन चुनौतियों का सामना हिंदुस्तान कैसे करेगा वो बड़ा खास रहने वाला है। चूंकि आलोक मेहता सर, सुबह से ही हम बात कर रहे हैं G20 समिट की अध्यक्षता हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा और खास मौका है, गर्व करने का भी मौका है। हम कह रहे हैं भारत विश्व विधाता। जब 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, इससे पहले भी हमने इसकी चर्चा की थी जब तक आप स्टूडियो में जुड़े नहीं थे। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया था पीएम मोदी से। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा था बॉस।
जो बाइडेन ने कहा था भाई आप तो इतने लोकप्रिय हैं कि आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ये जो ऐसे छोटी छोटी जो घटनाएं हैं ये बड़ा मैसेज देती हैं, बड़ा संदेश देती हैं और विश्व विधाता भारत विश्व विजेता होता हुआ नजर आता है G20 समिट में आपको। देखिए, इसको हम विजेता नहीं कहेंगे, जैसा मैं पहले भी कह रहा था और अभी अरविंद जी ने इस बात को अंकित किया है। हम ये ठीक है कि हमें स्वाभिमान हो, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इसको ये विजेता नहीं, हम कह रहे हैं कि पहले लोग सोचते थे कि PL 480 के लिए हम अमेरिका के पास लाल, हम जब छोटे थे स्टूडेंट लाइफ में और उन लोगों को याद होगा कि लाल गेहूँ चाहे मिल जाए किसी तरह अनाज मिले। अब हम अनाज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हम डिजिटल में। राजीव गांधी के साथ जब हम नासा वहाँ पर गए तो लेकिन सुपर कंप्यूटर देने से उसने मना कर दिया नासा। हम आज हमारा इसरो के जरिए हम दुनिया में चंद्रयान पर पहुँच रहे हैं। तो ये आत्मनिर्भरता और सबको साथ, हम हमारे जो अंतरिक्ष के अनुसंधान हैं, हमारे जो दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे तरक्की हो रही है, हम ओपन उन लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। आइए आप यूनिवर्सिटी, हमारे बच्चे ब्रिटेन और अमेरिका जाते थे या इवन चीन जाते थे, यूक्रेन से कितने बच्चों को निकाल के लाना पड़ा हमारे सक्षम सेना के सहयोग से और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में। तो हमारे, लेकिन हम कह रहे हैं आइए अब अपनी यूनिवर्सिटी यूक्रेन वाला भी चाहे खोल ले चाहे रशिया वाला खोले, वो कहे कि आइए हम आपको, लेकिन हमारे लिमिटेशंस होंगे। आप ऐसा नहीं कि वहाँ से खाली मुनाफा बाहर ले जाए। ये जो हमारा नेतृत्व है भारत का, ये इस G20 के जरिए, जैसा मैंने पहले कहा, चाहे पर्यावरण हो, सौर ऊर्जा है, आज दुनिया में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा में हम हो गए। आज से 20 साल पहले या इवन वाजपेयी जी की सरकार के समय सुरेश प्रभु मंत्री थे, मुझे याद है कितने बजट के कंस्ट्रेंट होते थे और जो की कांग्रेस सरकार आई उस बीच में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम इसलिए कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन सौर ऊर्जा में आज हम दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। सौर ऊर्जा के जरिए हम किस तरह से दूसरी जो प्रदूषण है, जो पर्यावरण को संकट में लाता है, वरना अमेरिका भी चाहता था, आप जो हमारे कबाड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वो आप खरीद लीजिए। जर्मनी ने न्यूक्लियर प्लांट सब बंद कर दिए, वो ग्रीन मूवमेंट, वहाँ तो ग्रीन पार्टी इतनी प्रमुख हो गई। भारत क्यों दूसरों से इस तरह की खरीदी करे? हथियार हम आतंकवाद से लड़ने के लिए लेना चाहते हैं, हम हथियार इसलिए नहीं लेना चाहते कि हमें चीन से युद्ध करना है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। G20 में ये मैसेज देने की कोशिश भारत कर रहा है। इसलिए मैं कहूँगा विश्व का विधाता नहीं, बल्कि ये कि विश्व को विश्व बंधुत्व की जो हमारे धर्म ग्रंथों में है, हमारे प्रधानमंत्री में है, हमारी डिप्लोमेसी में रहा है, एक परंपरा है, उसको हम और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं। हम जैसे कहते हैं ना, लोग अभी भी आरोप लगा रहे विपक्षी दल या राहुल गांधी जाकर के वहाँ यूरोप में, वहाँ पर ब्रसेल्स में कह रहे हैं कि साहब मानवाधिकार नहीं। कल सड़कों पर दिल्ली में, जिनको कह सकते हैं मुस्लिम अल्पसंख्यकों का कोई उनका एक वो था प्रोग्राम, वो बाकायदा जुलूस निकल के गए। 144 लगे होने के बाद कुछ लोग उस पर आपत्ति भी किया। लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ मानवाधिकार दूसरे देशों से, मैं जर्मनी में भी रहा हूँ, इन देशों में जाता रहा हूँ, आप ब्रिटेन और अमेरिका में कई बार किस तरह से यदि वो कोई कम्युनिस्ट है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और अपने आप को बिल्कुल जो बाकायदा कहते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे विचारधारा के हैं, कट्टर विचारधारा के, उनके लिए भी स्थान है। हमारे यहाँ ये ठीक है कि संकट समस्याएं सब जगह है, क्राइम भी सब जगह है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, भारत कोशिश कर रहा है इन देशों को, इससे नाइजीरिया भी एक तरफ है, कितने बड़े तेल के कुएँ वहाँ पर है। भारत को पहले ऑफर होता था, भारत नहीं लेता था। चीन ने जाकर के इन अफ्रीकी देशों में आज से 20 साल पहले तेल के कुएँ खरीद लिए। आज जो संकट पैदा करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम, ओमान भी हमारे साथ है, सऊदी अरब भी साथ है, संयुक्त अरब अमीरात भी हमारे साथ है, उनके देशों के प्रमुख भी आएंगे, वो देखेंगे कि भारत क्या चाहता है और भारत अब आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर भारत जो अब आगे कदम बढ़ा रहा है और G20 समिट पर निगाहें सभी की हैं। खास मुद्दों पर फोकस रहेगा, सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं, कौन से वो खास मुद्दे रहेंगे जिन पर G20 समिट में बात होगी। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि जो छोटे और अलग अलग चैलेंजेस से जूझ रहे देश हैं उन्हें कैसे समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कैसे साथ मिलाना है, कैसे बराबरी मिलाकर खड़ा करना है, इन मुद्दों पर भी ये मजबूत और शक्तिशाली देश फोकस तरीके से बात करेंगे। बिल्कुल, और चर्चा लगातार हम कर भी रहे हैं संजीत जी, क्योंकि भारत जिस तरह से G20 की मेज़बानी कर रहा है, आने वाले भविष्य में पूरी दुनिया क्योंकि G20 को लेकर भी भारत की ओर देख रही है, आप क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर भारत के लिए ये कितनी बड़ी सफलता होने वाली है।
और ये लाइव तस्वीरें जो कि दर्शकों तक पहुंच रही हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देखिए G20 समिट को लेकर, चूंकि बाहरी तौर पर तैयारियां क्या हैं वो आपने देखी, सड़कों पर सुरक्षा के इंतजाम क्या है, साज सज्जा क्या है, लेकिन भारत मंडपम में क्या कुछ तैयारियां और कैसी तस्वीरें भीतर की हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। G20 समिट की झलक, भारतीय संस्कृति की झलक आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारत उन पर गर्व भी कर रहा है। और चूंकि विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला कल शाम से ही जारी है, आज सुबह भी मेहमानों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। 12 बजे 1 बजे शाम तक ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। कल और परसों यानी कि 9 तारीख 10 तारीख खास रहने वाली है G20 समिट के लिहाज से। और आज शाम जब निगाहें होंगी 7 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। द्विपक्षीय वार्ता दोनों के बीच में होनी है, यानी कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में जो मजबूती पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है वो और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो पत्नी है जिल बाइडेन, वो पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उन्हें भी वरना इस समिट में हिस्सा लेने के लिए जो बाइडेन के साथ में आना था, लेकिन चूंकि एंड मोमेंट पर कोरोना पॉजिटिव हो गई, उनका आना कैंसिल रहा। जो बाइडेन के आने को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ था कि कहीं वो भी तो पॉजिटिव नहीं हो गए हैं। टेस्ट हुआ, कोरोना नेगेटिव उनका जो रिजल्ट है वो आया। उसके बाद जो बाइडेन आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, आज शाम पहुंच जाएंगे। वरना पहले 3 दिन नहीं 4 दिन का ये दौरा होना था। 7 तारीख को जो बाइडेन को आना था, लेकिन थोड़ा सा तब्दीली हुई है। और जो साज सज्जा की तस्वीरें हैं, किस तरीके से खूबसूरत अंदाज में ना सिर्फ सड़कों पर आपको ये खूबसूरती दिखेगी, भारतीय संस्कृति दिखेगी, बल्कि अंदर की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपरा के साथ ही डिजिटल ग्रोथ की भी तस्वीरें इन तस्वीरों के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आगे भी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि भव्यता के साथ दिल्ली तैयार है मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, चर्चा लगातार जारी रहेगी।